So we begin with another amazing week of current affairs. Same process. पहले एमसीक्यू करेंगे, फिर एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, फिर टॉपिक्स करेंगे एंड इन डिटेल्स हम साथ में अटेम्प्ट्स एंड हैक्स भी सीखते जाते हैं जहां जहां नेसेसरी हो. सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज फर्स्ट. दीज आर द 6 एमसीक्यूज, 6 minutes फॉर यू. भी कर लेगा, मुझे आंसर की पिक्चर क्लिक करके भेज देगा. 6 minutes फॉर यू. जस्ट अ सेकेंड.
हाँ जी, आर वी डन? जिसका हो गया प्लीज क्लिक द पिक्चर ऑफ द आंसर्स एंड सेंड इट टू मी। व्हाट्सएप कर दीजिए कि साथ साथ आपका स्कोर बता सकूं मैं। हाउ मेनी ऑफ अस आर डन? डन सर। प्लीज आंसर भेज दो। 1 more minute for everybody else. थैंक यू। तो काफी आंसर्स आए हैं मेरे पास, लेट्स डिस्कस देम नाउ। पहले आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर इज ए अमेरिका, सेकंड का आंसर इज बी बॉम्बे, थर्ड आंसर इज सी चंडीगढ़, फोर्थ आंसर इज सी चंडीगढ़ अगेन, फिफ्थ आंसर इज ए अमेरिका, एंड सिक्स्थ इज डी दिल्ली। सो अमेरिका, बॉम्बे, चंडीगढ़, चंडीगढ़, अमेरिका, दिल्ली। दीज आर द आंसर्स। स्कोर्स पूछते हैं अभी पास में आके, फिर एक अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। हाँ जी, आ जाओ सामने सामने इफ यू कैन। सर आंसर एक बार दोबारा शो करेंगे स्क्रीन पे? जस्ट अ सेकंड जी। लीजिए मैम। ए बी सी सी ए डी। डन? चल, हाँ जी। सो क्या क्या स्कोर्स हैं? एनीबडी अबव 6? किसी के 7 आउट ऑफ 6 हो? 5 आउट ऑफ 6 और 6 आउट ऑफ 6, सॉरी 6 आउट ऑफ 6, 5 आउट ऑफ 6, 4 आउट ऑफ 6। सर 4 और 5? 4 सर। Oh, well done. 3 out of 6. यस सर। यस सर। अच्छा, 3 पे हैं हम। 2 out of 6, 1 out of 6, 0 out of 6। अनीत जी कितना स्कोर है आपने बताया नहीं ना? 5 ना 6 ना 7 ना 8। सो गए हो क्या? चलो कोई बात नहीं, लेट्स डिस्कस फर्दर। क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। सो स्पेशल 301 रिपोर्ट, ये यूएस की रिपोर्ट है, यूएस निकालता है, एंड इट इज डीलिंग विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंडिया को वॉच लिस्ट में रखा गया है, दैट्स व्हाई इट वाज इन द न्यूज। डिस्कस करेंगे डिटेल में। स्पेशल 301 रिपोर्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से डील करती है। देन दिस इज अ क्लासिकल क्वेश्चन। ये एचसीएस में स्टार्ट हुए थे ऐसे सवाल, और यूपीएससी ने भी इन्हें कॉपी करना शुरू कर दिया। सो अब यूपीएससी, पीपीएससी कोई भी इसे कर सकता है। सो वी मस्ट बी वेरी श्योर अबाउट पद्मा अवार्ड्स, about the Bharat Ratna awards. So Padma award self-nomination is allowed. Yes. Minimum 5-year gap is required for higher category award to same person. Yes. Government servants are eligible. Nahi ji, they are not eligible. Except doctors and scientists. Scientists and doctors. Government servants are not eligible for the award. So correct here becomes 1 and 2. 1 and 2 is correct. Third one is incorrect. जीन साइलेंसिंग अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको सबसे पहले समझा दूंगा मैं, इवन बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक्स, की दिमाग चलता रहे। जीन साइलेंसिंग आर यूजुअली यूज्ड फॉर, सारी जगह यूज हो सकती है, बट डिजीज प्रोटेक्शन में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है।
ऑल्दो जीएम क्रॉप्स में भी होते हैं, इंक्रीज इन यील्ड में भी हो सकती है, बट डिजीज प्रोटेक्शन में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान रखना। राइट, देन जीरो शैडो डे, दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। सन और धरती का खेल, सन एंड अर्थ का खेल बार बार क्वेश्चंस में रिपीट होता है। सो अभी न्यूज आई थी अबाउट जीरो शैडो डे, जब एक लैटिट्यूड के टोटली ऊपर डायरेक्टली अबव दैट लैटिट्यूड सन होता है तो वर्टिकल चीजों की शैडो नहीं दिखाई देती, दिस इज जीरो शैडो डे। और इंडिया में इट इज विटनेस साउथ ऑफ भोपाल, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरियाज में ही विटनेस हो सकता है, बिकॉज सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ओनली बिटवीन दीज टू लैटिट्यूड्स, हेंस साउथ ऑफ भोपाल, यस। नो शैडोज ऑफ वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स आर सीन ऑन दिस डे, यस। करेक्ट कौन से हुए जी? तीन, दोनों करेक्ट हो गए, बोथ 1 and 2। देन अनदर ट्रेडिशनल टॉपिक जो बार बार क्वेश्चंस में आता है, कैबिनेट कमिटीज। कैबिनेट कमेटी को सेटअप करता है प्राइम मिनिस्टर, प्लीज ये जरूर ध्यान रखना, सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट सेक्रेटरी एक्ट्स एज सेक्रेटरी लेवल कोऑर्डिनेटर, नहीं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, एक्चुअली इस ऑप्शन में एक वर्ड मिसिंग है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के सेक्रेटरी कौन होते हैं? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इस ऑप्शन को प्लीज थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। सो आंसर हियर बिकम्स 1 only is correct. Then in which among the following cases was the doctrine of prospective overruling first used? यूज केशव नंदा में भी हुई है, बट फर्स्ट यूज हुई थी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये यूएस की डॉक्ट्रिन है, इसके बारे में डिटेल देखेंगे, बट इंडिया में पहली बार यूज हुई इन दिस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और कहां पढ़ते हैं हम गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब अपनी पॉलिटी की क्लासेस में? एनीबॉडी? Where do we read Golaknath versus State of Punjab in polity classes? सर जुडिशरी एंड जैक वगैरह जब हम वो सब टॉपिक कर रहे थे तब भी शंकरी फंडामेंटल राइट्स की अमेंडेबिलिटी पढ़ते हैं जब हम, कि क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल हैं, तब जाके ये केशव नंदा भारती पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आती है, राइट? यस, रिमेंबर दैट। सो जुडिशियल डिस्पोटिज्म की जगह फर्स्ट थिंग आई लाइक टू टीच यू अबाउट सम बायोलॉजी। ये जीन साइलेंसिंग आएगा तो सही बाद में टॉपिक, बट तब तक आप लोगों के दिमाग ना बंद हो जाए, इसलिए पहले ही कर लेते हैं। अब आप हो, मैं हूं, कोई भी इंसान है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, व्हाट इज इट? प्राइमरली मेड अप ऑफ प्रोटीन ना, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कैसा होगा, बंदा कैसा होगा, इंसान लंबा होगा, गोरा होगा, काला होगा, छोटा होगा, बाल कैसे होंगे, ब्लैक होंगे, ब्लॉन्ड होंगे, कैसे कलर के होंगे, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय प्रोटीन, राइट? योर हेयर आर मेड ऑफ प्रोटीन, योर स्किन इज मेड ऑफ प्रोटीन, योर बोन्स आर मेड ऑफ दैट, राइट? सो प्रोटीन किसका कैसा होगा, ये हमारे डीएनए में सीक्वेंस्ड है, डीएनए में कोड है, डीएनए पे जीन्स, जीन्स में कोड, सो डीएनए में कोड है। नॉर्मल प्रोसेस में प्रोटीन कैसे बनता है, वी हैव डिस्कस्ड दिस ओवर एंड ओवर अगेन, बट पता होना चाहिए। सो सबसे पहले डीएनए में जो सीक्वेंस है, जो कोड है, दैट इज कॉपीड ऑन टू एन आरएनए। आरएनए पे कॉपी होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, जब डीएनए से आरएनए बन रहा है? व्हाट इज दिस प्रोसेस? ट्रांसक्रिप्शन। वेरी गुड, ट्रांसक्रिप्शन। फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये जो आरएनए है, ये एमआरएनए मैसेज लेके जाता है, राइट? एमआरएनए टेक्स द मैसेज आउटसाइड। देन कौन सी ऑर्गेनेलीज में प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है सेल की? विच ऑर्गेनेलीज मैन्युफैक्चर? राइबोसोम। हाँ जी। सो एमआरएनए मैसेज लेके जाता है राइबोसोम्स के पास, वहां पे ट्रांसफर आरएनए लेके आता है प्रोटीन, राइट? देन राइबोसोम्स में मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोटीन्स की, प्रोटीन की। सो कोड आया ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, आरएनए कोड लेके बाहर गया, वहां पे दी आरआरएनए होता है, यहाँ पे राइबोसोम आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए ने प्रोटीन बनवाया। इस प्रोसेस को, जब ये कोड से, जो कोड आया था, कोड से प्रोटीन बन रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। वेरी गुड।
सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। नॉर्मली ऐसे जीन का एक्सप्रेशन आता है, जीन थी यहाँ पे, उसमें था कोड, कोड से बना आरएनए, आरएनए ने आगे जाके राइबोसोम के साथ मिलके प्रोटीन बना दिया और धीरे धीरे फिर हमारी बॉडी बन गई, राइट। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। अब इसमें जीन साइलेंसिंग क्या है, जीन का एक्सप्रेशन कैसे आएगा, हाउ डज द जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ। कोड था, अल्टीमेटली प्रोटीन बनवा देती है जीन। सो कई बार हम चाहते हैं कि ये वाला प्रोटीन हमारे में ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ जीन विच मेक्स मी अ ड्वार्फ, मैं चाहूंगा ये जीन अपना काम ना करे या ये जीन हमारे पास ना हो। सो इसमें एक मेजर प्रोसेस है जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग मतलब जीन अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाती। एक्सप्रेशन क्या था, प्रोटीन बनाना। सो जीन अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाती एंड हेंस वो प्रोटीन नहीं बनता, मैं ड्वार्फ नहीं रहता, राइट। सो जीन साइलेंसिंग एक हम कर सकते हैं जी, जीन साइलेंसिंग, और दूसरा हम कर सकते हैं जीन नॉकडाउन। एक ऑर्गेनिज्म के पूरे जेनेटिक मेकअप को क्या बोलते हैं हम, जीनोम। लेट्स से मेरे जीनोम में बहुत सारी जीन्स थी, बहुत सारी जीन्स थी, एक ये वाली जीन्स थी जो मुझे नहीं चाहिए थी कि ये काम ना करे। एक तो मैं इसको साइलेंस कर दूं कि ये अपना एक्सप्रेशन ना दे पाए, पढ़ ही रहे बट एक्सप्रेशन ना दे, दैट इज जीन साइलेंसिंग। एक इस जीन को मैं उठा के बाहर ही फेंक दूं, चल बाहर, मेरे जीनोम में रहना ही नहीं, दैट इज जीनोम और जीन नॉकडाउन, जीन नॉकडाउन, राइट। सो जीन साइलेंसिंग, जीन नॉकडाउन, ये दो तरीके हैं जिससे जीन का एक्सप्रेशन रोक दिया जाता है। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, जैसे siRNA और RNA साइलेंसिंग। ये टेक्निक्स बहुत जगह यूज होती हैं, इवन जेनेटिक मॉडिफिकेशन में, जीएम क्रॉप्स में, यहाँ एज ए सेड मेजरली डिजीज प्रोटेक्शन में, खासकर कैंसर के खिलाफ। सपोज एक सेल खराब हो गया, उसकी एक जीन आपको कैंसर करी जा रही है, कैंसर का वो लंपसा बनी जा रहा है एंड दैट इज लीडिंग टू कैंसर। सो आप क्या करोगे, उस जीन को साइलेंस कर सकते हो कि भाई तू चुप होकर बैठ जा, बीमारियां मत कर, या उस जीन को नॉक डाउन कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस वी मस्ट अंडरस्टैंड। शुरू में इसलिए कराया कि आपका दिमाग खुला रहे और आप लोग खुले दिमाग से सुन पाओ, राइट जी। एनी प्रॉब्लम्स, एनी इश्यूज ओवर देयर? No, sir. Nothing? Chalo. So now coming to the topics itself, judicial despotism in India. Despotism क्या होता है, जब जुडिशरी भी डेस्पोट के साथ या सरकार के साथ, गवर्नमेंट के साथ एक डिस्पोटिक या फिर मनमानी का बिहेवियर करने लगती है और सरकार को जी हजूरी करने लगती है। एक बार यूपीएससी ने पूछा था ये टर्म, कमिटेड जुडिशरी, and even I thought this might be a positive term, but this is a negative term which says committed judiciary is जो सरकार के हक में ही डिसीजन देती है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं, जब नेहरू साहब थे या मोदी जी या इंदिरा गांधी जी थे, सो जुडिशरी भी डर के उनकी बात मान लेती है, दैट इज कमिटेड जुडिशरी। डेस्पोटिक जुडिशरी भी समवट सिमिलर है, इट सेज कि जुडिशरी सरकार के साथ एक क्रोनिज्म बना लेती है, अपना गुट बना लेती है और सरकार के हक में डिसीजन देती है। लोगों को जिनको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, इंडिविजुअल्स को, उनके हक में डिसीजन नहीं आता। सो सम ऑफ द डिसीजंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी रिसेंटली इंडियन जुडिशरी के जो डिसीजंस हैं, फॉर एग्जांपल बाबरी मस्जिद में, फॉर एग्जांपल मेनी डिसीजंस, आई विल गिव यू द एग्जांपल्स आल्सो, दे से कि सरकार के हक में डिसीजन दिए जा रहे हैं। सो इससे एक साथ में एक चैलेंज खड़ा हो जाता है, एक डिबेट या आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है कि क्या जुडिशरी डिस्पोटिक हो गई है, बट देयर आर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स टू इट एज वेल। फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अभी जुडिशरी ने बंद किया है, जो सरकार नहीं चलाए थे, बिग स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, बट जुडिशरी ने कहा ना जी, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। So it is both ways and it is always a problem. The biggest contention or argument in a democracy is whether elected representatives कहाँ बैठे हैं, पार्लियामेंट में, जो ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट बनाते हैं, खासकर एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट है,
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर्सेस द सिलेक्टेड वंस और द नॉन इलेक्टेड वंस. नॉन इलेक्टेड वंस कौन से हैं जी? नॉन इलेक्टेड वंस आर जुडिशरी. इनका इलेक्शन लोगों ने थोड़ी करा है. सो किसको ज्यादा पावर मिलनी चाहिए, इलेक्टेड वंस कि नॉन इलेक्टेड वंस? डेमोक्रेसी में क्लियर है, डेमोक्रेसी है तो इनको ज्यादा पावर मिलनी चाहिए. बट अगर ये कोई गलत काम करें या फिर ये काम ही ना करें तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए जुडिशरी आती है. बट जुडिशरी क्या करती है, कई बार जैसे लास्ट वीक हमने पढ़ा था आर्टिकल 142, इसको यूज करके जुडिशियल ओवर रीच कर जाती है. जुडिशियल ओवर रीच मतलब अपने ही काम में दूसरे के काम में दखल अंदाजी कर देती है ऑन द प्रीटेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेविंग द कंट्री, कि हम जस्टिस कर रहे हैं. खुद ही लॉ बनाने लग जाते हैं, एग्जीक्यूटिव को ओवरराइड करने लग जाते हैं. एक और टर्म हम यूज करते हैं, यूजरपेशन करने लग जाते हैं, या फिर दूसरे के हक को हड़प लेते हैं. जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलना चाहिए था उसको हड़प लेते हैं. सो अल्टीमेटली इस डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है कि एक एक्टिव जुडिशरी का होना, ये कंक्लूजन ही आपको तंग करती है, ध्यान से सुनना. एक्टिव जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है एक डेमोक्रेसी में, खासकर इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में एक्टिव जुडिशरी होनी चाहिए. एंड इसको अपनी ड्यूटी को बहुत सिंसियरली करना चाहिए, अपनी ड्यूटी को, जुडिशियल ड्यूटी को. एंड इट शुड अप्लाई अ कॉशियस अप्रोच so as to not overstep its mandate. अपने मैंडेट को ओवरस्टेप नहीं करना, बट जुडिशियल ड्यूटी को सिंसियरली करना है, जस्टिस को सर्व करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को सर्व करना है, किसी इंडिविजुअल या किसी कल्ली सरकार को नहीं. दिस इज द डिस्कशन अबाउट जुडिशियल डिस्पोटिज्म इन ब्रीफ. एनी इश्यूज, एनी प्रॉब्लम्स? नहीं जी, थैंक यू. सो as brilliantly as it is said, अब डिटेल देख लेते हैं. A series of judgments in recent times had several parties questioning the powers and motives. Even motives of Supreme Court are being questioned. क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी माना जाता है एंड सिटीजन के राइट्स, बट अब डिबेट में आ गया है. राइट, सो जुडिशियल रीसेंट जुडिशियल डिसीजंस रिफ्लेक्ट जुडिशियल डिस्पोटिज्म. लग सकता है कि जुडिशियल डिस्पोटिज्म हो रहा है, मतलब जुडिशरी फुलफिलिंग इट्स रोल अमिट्स इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस, जिसमें ये सरकार की बात मानती जा रही है. राइट जी. जुडिशियल रिव्यू इंडिया में कौन से आर्टिकल में जुडिशियल रिव्यू एमेंडेड है? आर्टिकल 13, प्राइमरली 13 क्लॉज 2. क्या कहता है 13 क्लॉज 2? एनीबडी? अरे बता दो यार. 13 clause 2 with part 3 of the constitution will be null and void to the extent of their inconsistency. एग्जैक्ट वर्ड बता दो. वो नहीं बोलता साथ में कि द पार्लियामेंट कैन, द लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे और अब्रिजेस फंडामेंटल राइट्स एंड सच लॉज वुड बी डिक्लेयर्ड वाइड. सो बेसिकली आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू को प्रोवाइड करता है. ऑल्दो द वर्ड जुडिशियल रिव्यू इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, but Article 13 provides that, and Article 32 and 226 further cement the judicial role in safeguarding rights. 32 और 226 जब रिट जुरिस्डिक्शन की बात होती है, फंडामेंटल राइट्स एंड अदर राइट्स के वायलेशन में रिट्स कोर्ट इशू कर सकता है. सो जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइडेड है एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के साथ इवॉल्व हुआ है. लोकस स्टैंडाई को रिलैक्स कर दिया गया. वी हैव स्टडीड ऑल दिस इन बेसिक क्लासेस एज वेल. राइट. सो अब क्या हो रहा था बीच में? वी हैड सीन इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कि जुडिशियल ओवररीच भी हो रही थी. देन आर्टिकल 142 भी न्यूज में रहता है. दिस इज, वी स्टडीड इट लास्ट वीक. जिसने नहीं देखा प्लीज लास्ट वीक की क्लास देख लेना. कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट कैन इवन मेक लॉज, ओवरराइड द लॉज अंडर दिस आर्टिकल और मेक लॉज. राइट. सो लैंडमार्क केसेस में यूज करा है. फॉर एग्जांपल बाबरी मस्जिद में 142 का यूज करा गया है. राइट. क्रिटिक्स आर्ग्यू कर रहे हैं, जैसे अभी लास्ट वीक हमने देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं 142 इज अ न्यूक्लियर मिसाइल विच इज हार्मिंग द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के खिलाफ है शायद 142, वाइस प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं. तो क्या ये खिलाफ है कि नहीं? व्हाट आर द लैंडमार्क जजमेंट्स?
सो मिक्स्ड रिएक्शंस कौन सी आए हैं? डीमोनेटाइजेशन को अपहोल्ड कर दिया कि सही है, जबकि इतनी प्रॉब्लम्स हुई। सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया, जबकि एलजीबीटीक्यू के राइट्स खुद बता दिए थे। बाय द वे, मैरिज डिबेट आपके पास एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल राइट टू मैरी है कि नहीं। अगर नहीं क्लियर तो बताना, मैं समझा दूंगा। राइट टू मैरी वंस चॉइस फंडामेंटल राइट है कि नहीं? कैन यू मैरी द पर्सन ऑफ सेम जेंडर? राइट। सो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डीमोनेटाइजेशन को सही ठहराया, शायद गलत ठहराना था। सेम सेक्स मैरिज को रिफ्यूज कर दिया रिकॉग्नाइज करने को, शायद रिकॉग्नाइज करना था। राफेल डील में कुछ भी गलत नहीं मिला। एनआरसी इन असम को अपहोल्ड कर दिया। देन नॉट इंटरवेनिंग इन पेगासस सर्वेलेंस केस, जो व्हाट्सएप सर्वेलेंस वाला हुआ था, इजराइल वाला। देन डिले इन हेयरिंग पिटिशंस ऑन सीएएस एंड ईवीएम्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, इस पे कुछ नहीं हो रहा। तो इस करके शायद कहा जा रहा है, आर्ग्यू करा जा रहा है, एलेज किया जा रहा है दैट द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट काउंटर द गवर्नमेंट स्टांस। सुप्रीम कोर्ट उनके साथ ही चलता है, बट ओकेजनली सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर भी करा है। फॉर एग्जांपल, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इलीगल ठहरा दिया, एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया। अभी तमिलनाडु के गवर्नर पे जो टाइमलाइन लगाई है, उससे फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को अपहोल्ड करा है। So the swing is both ways. It is not only towards the government, right? So democracy, separation of powers and judicial boundaries. Elected leaders oppose करते हैं कि यार तुम elected तो हो नहीं judiciary वाले, why are you undermining our powers? This endures a tension between parliamentary supremacy and constitutional supremacy. इंडिया में सुप्रीम कौन है? पार्लियामेंट, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या सुप्रीम है इंडिया में? People. सुप्रीम, नॉट सॉवरेन। So constitution. कॉन्स्टिट्यूशन, ये टर्म्स फिर से याद रखना। इंडिया में सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेन है पीपल, राइट? इंडिया में। यूएस में कौन सुप्रीम है? यूएस में सुप्रीम है जुडिशरी। यूके में कौन सुप्रीम है? Parliament. पार्लियामेंट। वेरी गुड, राइट। सो जवाहरलाल नेहरू साहब ने वार्न किया था जुडिशरी को थर्ड चेंबर नहीं बनना चाहिए, व्हाइल साइमल्टेनियसली एक्नॉलेजिंग इट्स रोल एज करेक्टिंग लेजिस्लेटिव मिसस्टेप्स। सो क्रिटिक्स क्या आर्ग्यू कर रहे हैं? अनइलेक्टेड जजेस, दिस इज द टर्म व्हिच दे यूज अगेन एंड अगेन। अनइलेक्टेड जजेस ओवरटर्निंग लॉज पास्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, दिस सीम्स एंटी डेमोक्रेटिक, बट स्कॉलर्स कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू इज आल्सो इंडिस्पेंसिबल। नहीं तो कई बारी डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स गलत डिसीजन ले लेते हैं। सो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स टू डिस्पोटिज्म, द चार्ज ऑफ डिस्पोटिज्म लैक्स रोबस्ट बैकिंग। ऐसी टर्म्स यूज करना मेंस में प्लीज। व्हेन मेजर्ड अगेंस्ट द कोर्ट्स रिस्ट्रेन्ड यूज ऑफ पावर, judiciary has often leaned towards the executive, not against it. Its interventions have been issued based and grounded in constitutional mandates. कि judiciary तो constitution के लिए decision देती है। Instances where the court has pushed boundaries, such as governor case, were aimed at correcting in executive inaction. So judiciary executive की तरफ या लोगों की तरफ नहीं है, judiciary तो justice की और constitution की तरफ है। That is what the critics are, or the counter argument is. Then the Indian judiciary remains a crucial bulwark against democratic erosion. ये ऐसी टर्म्स अपने पास नोट करते चलना, बाद में काम आएंगी, right? So critic bulwark against democratic erosion and executive excesses. While concerns about judicial overreach are valid and necessary in democracy, the current discourse must differentiate between despotism and judicial duty. So despotism नहीं करना, but जुडिशियल ड्यूटी तो करनी ही करनी है। एंड द जुडिशरी मस्ट स्टे विद इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स, बट इट आल्सो मस्ट नॉट शाई अवे फ्रॉम अपहोल्डिंग जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी। वेरी गुड लाइंस फॉर एंडिंग एन आंसर, यू कैन यूज देम, राइट जी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डार्क मैटर। अब ये टर्म बड़ी फैंसी सी है, ऐसा लगता है बहुत मुश्किल होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो जब हम बिल्कुल ही देसी तरीके समझते हैं, हाइड एंड सीक बचपन में सबने खेली है, लुक्का छुपी, आई होप खेली होगी। Yes, sir. सो एक बंदा डेन देता था, बाकी बच्चे छुपने की कोशिश करते थे। लेट्स से 4 बच्चे थे, 1 2 3 4।
और जो डैन दे रहा था इन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, कभी आंखों से देखता है, कभी लाइट मार के देखता है कहाँ छुपे हैं, क्या है क्या नहीं, राइट। सो हमने पहले वाले पे लाइट मारी, दिख गया, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या करते थे हम जब दिख जाता था बचपन में? आई स्पाई तो अब सीखा है कि आई स्पाई होता है, आई स्पाइस बोलते थे। तो जो पकड़ा गया वो आई स्पाइस हो गया, दूसरे वाला भी पकड़ा गया, ये भी आई स्पाइस हो गया, आई स्पाई हो गया। चलो यार, क्लास जानी है ऑन सोशल मीडिया, जैसे सर को पता नहीं आई स्पाई होता है। सो ये भी आई स्पाइस हो गया या आई स्पाई हो गया। चौथे वाले में हमने लाइट भी मारी, देखा भी सही, बट ये मिला नहीं। बट हमें पता तो है ये है वहां पे, ये ग्रेविटी से भी खेल, ग्रेविटी से इंटरेक्ट कर रहा है, बट ना तो लाइट से दिख रहा है, ना ये चार्ज से इंटरेक्ट कर रहा है, किसी भी तरीके से मिल नहीं रहा। तो ये क्या हुआ, डार्क मैटर। सो डार्क मैटर कौन सा है, वो वाला बच्चा, वो वाला मैटर जो लाइट से भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा, चार्ज से भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा, और दिख नहीं रहा क्या है, तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। तो मान कैसे रहे हैं वो है वहां पे, बिकॉज वो ग्रेविटी से इंटरेक्ट कर रहा है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिख रहे हैं कि छुपे तो 4 थे, निकले 3 है, तो एक कहां गया। सिमिलरली यूनिवर्स में ऐसा मैटर है जो लाइट से इंटरेक्ट नहीं करता, चार्जेस से इंटरेक्ट नहीं करता, बट ग्रेविटी से इंटरेक्शन की वजह से और उसके दिखते हुए कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से हमें पता है कि डार्क मैटर है। एंड डार्क मैटर प्लस ऐसी ही एनर्जी जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं, दिस टुगेदर मेक्स अप अबाउट 95% ऑफ द यूनिवर्स। जो हमने अभी तक ऑब्जर्व करा है वो सिर्फ 5% है, 5% है, बाकी पता नहीं डार्क मैटर में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। The anomalies and ironies of universe are very 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 wonderful। जिन्होंने बेसिक साइंस लगा ली हुआ है उनको पता होगा कितनी मजेदार बातें, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड डार्क मैटर, वो लुक्का छुपी वाला खेल ध्यान रखना। इसमें न्यूज क्या आई है कि पिक्यूलियर केस ऑफ गैलेक्सी देखी हमने एक, ये गैलेक्सी का नाम याद रखना है नहीं, बट इसमें हमने देखा कि शायद डार्क मैटर नहीं है। सो डार्क मैटर नहीं है वो बात अलग, हमें पता होना चाहिए डार्क मैटर क्या है। डार्क मैटर हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मैटर दैट डज नॉट एमिट, एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट लाइट, मेकिंग इट इनविजिबल एंड डिटेक्टेबल ओनली थ्रू इट्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स। लाइट से ये डिटेक्ट नहीं हो रहा, ग्रेविटेशनल इफेक्ट से डिटेक्ट हो रहा है। 27% ऑफ यूनिवर्स टोटल मास एनर्जी कंटेंट, while visible matter is 5%. Dark matter is 27%, visible is 5%. Dark matter and dark energy 95%. Right? Dark matter essential for explaining क्या है जी, observed structures, formation of galaxies। ये हम लेके क्यों आए जब दिख नहीं रहा था, क्योंकि जो स्ट्रक्चर हमारे पास बने हैं वो बिना अनऑब्जर्व्ड चीजों के बने हो ही नहीं सकते। सो वी जस्ट एग्री विद दिस डार्क मैटर कॉन्सेप्ट कि सारी चीजें हमने अभी नहीं देखी। ये जिंदगी में भी एग्री करना, जिसे लगता है ना मुझे सब पता है, कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं, है ना, कुछ बिजनेस ओनर्स भी होते हैं जिन्हें लगता है हमें सब पता है। दे आर एक्चुअली मिसिंग 95% ऑफ द लाइफ। रिमेंबर दिस प्रिंसिपल, कभी नहीं सोचना दैट यू नो एवरीथिंग, नोबडी नोज एवरीथिंग, राइट। सो इट एक्ट्स एज अ स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग वो सपोर्ट होती है जिसपे आप छत डालते हो, राइट, होल्डिंग गैलेक्सीज टुगेदर। सो डार्क मैटर को मानते हैं कि ये गैलेक्सीज को टुगेदर होल्ड करता है। अनलाइक ऑर्डिनरी मैटर, डार्क मैटर डज नॉट इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ना लाइट से इंटरेक्ट करता है, ना चार्ज से इंटरेक्ट करता है, सिर्फ किससे बात करता है, ग्रेविटी से, राइट। देन लीडिंग कैंडिडेट्स फॉर डार्क मैटर इंक्लूड, ये नाम थोड़े से पता होने चाहिए बिकॉज सवाल इन पे आ जाता है यार आजकल। वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल विम्स, सवाल ऐसे आ जाता है, विम्स डील्स विद विच ऑन द फॉलोइंग। सो अपने को पता होना चाहिए डार्क मैटर। अगला आ जाता है माचो डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन मैसिव एस्ट्रोफिजिकल कॉम्पैक्ट हेलो ऑब्जेक्ट्स, अपना आंसर डार्क मैटर ही होगा। देन एक्सियॉन्स, अगेन हाइपोथेटिकल अल्ट्रालाइट पार्टिकल्स, अगेन डार्क मैटर। तो ये 3 टर्म्स अपनी ध्यान रखनी है, विम्स, एक्सियॉन्स एंड माचोस। और माचोस में एक और चीज ध्यान रखनी है, ये हमेशा ह्यूज या मैसिव ऑब्जेक्ट्स का होगा, फॉर एग्जांपल ब्लैक होल्स। ये 3 टर्म्स अपने साथ ले जाना, काम आ जाएंगी कभी ना कभी, खासकर जो प्रीलिम्स इस बार दे रहे हैं। देन डार्क एनर्जी,
approximately 68% of universe appears to be associated with vacuum in space as well. ये सिर्फ स्पेस में नहीं, हर ऑब्जेक्ट में पाई जा सकती है। और इसे कहा जाता है कि यूनिवर्स, हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है ना। सो एक्सपेंशन में एक बहुत जरूरी फोर्स है, एनर्जी है, डार्क एनर्जी, राइट। यूनिवर्स को एक्सपैंड करती है और the even distribution means that dark energy does not have any local gravitational effects. आपको नहीं फील हो रहे इसके gravitational effects, but global या universal gravitational effects इसके हैं जो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं, राइट। और ये रिपल्सिव फोर्स जनरेट करती है जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करती है। So if the question is which of the following accelerates the expansion of universe, one of the causes is dark energy. ध्यान रखना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है बट काम आएंगे। Then rate of expansion and acceleration can be measured by observationists based on Hubble law. ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। These measurements together with data have confirmed the existence of dark energy and provide estimate of just how much of this mysterious substance exists. So हमने क्या देखा, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी मिलके बनते हैं 95% ऑफ द यूनिवर्स। ये लाइट से या चार्ज से इंटरेक्ट नहीं करते, ग्रेविटी से कर लेते हैं, बट लोकल ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है, यूनिवर्सल एंड ग्लोबल है। देन हमने टर्म देखी विम्स, एक्सियॉन्स एंड माचोस, इनको भी ध्यान रखना बस, राइट। देन सिंपल सा टॉपिक है यार, ये पीपीएससी वाले बहुत पूछ लेते हैं, क्लोरीपाइफोरस क्या है, क्या होगा भाई ये, अगर ना समझ आए तो क्या मान लेना इसे, पेस्टिसाइड। और देखो है भी क्या, पेस्टिसाइड। सो सीओपीज, दो चीजें और ध्यान रखने वाली, बेजल कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम, ये तीनों अपने को पता होनी चाहिए। जिन्होंने एनवायरनमेंट कवर किया उन्हें तो पक्का पता होनी चाहिए कि ये तीनों कन्वेंशन किससे डील करती हैं, बेजल, रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम, राइट। सो इनकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है उसमें हैजर्डस केमिकल लाइक क्लोरोपाइरोफोस की बात हुई है कि इसको बैन किया हुआ है, बट फिर भी कुछ कंट्रीज में चल रहा है, उसमें से एक इंडिया है। सो क्लोरपाइरोफोस क्या है, पेस्टिसाइड है, मॉडरेटली हैजर्डस माना जाता है बाय WHO, बट बहुत सारी कंट्रीज में बैन होने के बाद भी इंडिया में ये अभी भी अलाउड है और 18 क्रॉप्स पे यूज करा जा रहा है डिस्पाइट बैन इन ओवर 40 कंट्रीज। तो दिक्कत क्या, हमें इसमें जस्ट नाम याद रख लेना कि पेस्टिसाइड है, ऑब्वियसली न्यूरोटॉक्सिक होगा, बहुत सारी बीमारियां होंगी इससे, इरिवर्सिबल ब्रेन डेथ, रहने दो, ये ध्यान रखना है। क्लोरोपाइरोफोस पेस्टिसाइड है और ये बैंड है बाकी सारी कंट्रीज में, 40 कंट्रीज में, बट इंडिया में अलाउड है, राइट। एक और चीज, पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क, ऐसी सी चीजें पूछ ली जाती हैं। ये इंडिया का पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क है, ग्लोबल एडवोकेसी करता है। इट एडवोकेट्स की क्लोरोपाइरोफोस को एनेक्सर 3 ऑफ रॉटरडैम कन्वेंशन में डाला जाए, कि इसका ये ध्यान रखना, जो भी एनेक्सर 3 में आ जाता है रॉटरडैम कन्वेंशन की, उसको ट्रेड करने से पहले प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट देना पड़ता है। सो दिस पैन नेटवर्क वांट्स कि क्लोरोपाइरोफोस के लिए प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट तो बता के दिया जाए कि हाँ ये जहर दे रहे हैं तुम्हें। देन इट ऑल्सो वांट्स कि एनेक्सर A ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन में भी आ जाए, स्टॉकहोम कन्वेंशन में भी ग्लोबल बैन लगा दिया जाए इफ इट कैन बी डन, क्योंकि सेफर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है मार्केट में, राइट जी। अनऑथराइज यूज भी हो रहा है इंडिया में, हर चीज का अनऑथराइज यूज हो रहा है, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। सो 2022 रिपोर्ट ने बताया कि क्लोरोपाइरोफोस, एग्रोकेमिकल्स, पैराक्वाट और इलीगल यूजेस इसके बहुत सारे हैं। तो हमें किसका यूज करना चाहिए इसके खिलाफ, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी, CIBRC। ये क्या करता है जी, ये काम करता है अंडर डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सो काम क्या करेगा जी, ऑब्वियसली इंसेक्टिसाइड बोर्ड है तो इंसेक्टिसाइड्स को रजिस्टर करेगा। 1970 में बनाया गया था, रेगुलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन मिनिमाइजिंग रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ, राइट जी। और इसमें एक ऐसी सी एक्ट भी है जो हमने सुनी भी नहीं होती और सवाल आ जाता है, इंसेक्टिसाइड्स एक्ट फॉर्म्स अ स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर दिस बोर्ड।
It came into effect in 1971 along with notification of insecticide rules 1971. एक्ट क्या करेगी? रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा ऑफ इंसेक्टिसाइड्स. बस ये नाम से याद रख लेना, कभी काम आ जाता है. देन वी कम टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग. प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग क्या है? वेरी वेरी सिंपल डॉक्ट्रिन. इफ यू रिमेंबर, हमने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझते हैं इसको. एक 9 शेड्यूल बनाया था. कौन सी अमेंडमेंट से आया था 9 शेड्यूल? फर्स्ट. इस अमेंडमेंट में 9 शेड्यूल में कहा गया था कि जो भी लॉज 9 शेड्यूल में प्लेस हो जाएंगे, दे वुड बी बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. दे विल नॉट बी जुडिशली रिव्यूड. फिर इस पे बहुत सारे केसेस होते रहे कि ये सही है कि नहीं. अल्टीमेटली केशव नंदा भारती केस में क्या बोला गया कि ये वाला जो 9 शेड्यूल है, दैट इज जुडिशली रिव्यूएबल फ्रॉम विच डेट? फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट. कौन सी डेट ऑफ जजमेंट थी जी केशव नंदा भारती की? 24th April 1973. 24 अप्रैल. कौन सा साल? 1973. सो इन्होंने बोला 24 अप्रैल 1973 के बाद, आफ्टर 24 अप्रैल 1973, अब जो भी इस शेड्यूल में आएगा वो जुडिशली रिव्यूएबल है. बट इससे पहले जो भी 9 शेड्यूल में हो गया वो हो गया, उसे भूल जाओ. आगे जो भी होगा वो जुडिशली रिव्यूएबल होगा. पीछे जो हो गया उसे भूल जाओ. प्रोस्पेक्टिव आने वाले टाइम में जो होगा वो रिव्यूएबल होगा. दिस इज प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग कि जो पहले था ओल्ड को फॉरगेट, न्यू को चेक. दिस इज प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग. इसका उल्टा क्या होता है प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का? कि आज के आगे से नहीं, पीछे से इफेक्ट करना है. प्रोस्पेक्टिव का उल्टा होता है रेट्रोस्पेक्टिव. वेरी गुड. रेट्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग की पहले, अगर रेट्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग होती, जो पहले भी 9 शेड्यूल में हुआ है उसको भी दोबारा से सही किया जाता. बट अगर 9 शेड्यूल में कोर्ट ऐसा कर देता तो जो पहले के लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो चुके हैं, 9 शेड्यूल को यूज करके अमीरों से लैंड लेके गरीबों में बांटा, लैंड सीलिंग लगाई, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करे. अब गरीब के पास 1 एकड़ भी लैंड पूरा नहीं था, 7 कनाल जगह थी या 10 मरले जगह थी एग्रीकल्चरल. अब वो भी उससे वापस ले लोगे तो व्हाट विल इट लीड टू? इट विल लीड टू इंस्टेबिलिटी, केओस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, है ना. सो इस करके टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, या फिर क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेजिस्लेशन, नहीं लिटिगेशन. थैंक यू. मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग को यूज करते हैं बहुत जगह. बट इट इज स्ट्रिक्टली, मतलब इट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिस which says that judges का role is not to make the new law, it is to expound the old one. कि पिछले वाले को सही से एक्सप्लेन करना और उसे सही रखना भी जजेस का काम है. बट कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पीछे जाके अगर आप बाल की खाल उखाड़ने की कोशिश करो तो फिर आपका सारा स्टेबल सिस्टम हिल सकता है. दैट्स वेयर वी यूज प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग. सो सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंट जजमेंट्स में यूज करी है और कहा है इन्वोकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग और एट्रीब्यूशन ऑफ प्रोस्पेक्टिविटी की आज के बाद मस्ट नॉट बी रिजॉर्टेड टू इन अ रूटीन मैनर. रोज रोज नहीं लगानी, राइट. जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं कि पीछे को अगर करेक्ट करने की कोशिश करोगे तब खराब होगा, ओनली देन प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग शुड बी यूज्ड. नहीं तो ये आदत ना बन जाए पीछा छोड़ आगे भाग, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग क्या करती है जी? अलाउज द कोर्ट टू अप्लाई लीगल डिसीजंस ओनली टू फ्यूचर केसेस विदाउट अफेक्टिंग द पास्ट एक्शंस. Right, doctrine ensures that individuals or entities who acted in reliance on a previous legal rule are not penalized.
पहले तो वो लॉ था, उसे चेंज करा, जिसने उस लॉ के अकॉर्डिंग काम करा उसे इफेक्ट ना करो। ये कंट्रास्ट करती है, ऑपोजिट है रेट्रोस्पेक्टिव रूलिंग की, जो पीछे से काम करेगी, फ्यूचर से नहीं, राइट। इट इज ऑल्सो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इज अ डिविएशन फ्रॉम ट्रेडिशनल ब्लैकस्टोनियन व्यू। ये ध्यान से देखना, ड्यूटी ऑफ कोर्ट वॉज नॉट टू प्रोनाउंस अ न्यू रूल, नया रूल बनाना आपका काम नहीं है, बट टू मेंटेन एंड एक्सपाउंड द ओल्ड वन। पीछे से सब सही चले वो आपका काम है, बट प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इसका एक्सेप्शन है। डॉक्ट्रिन वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस। आजकल ये भी सवाल आ जाता है कि प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग कहाँ से आई है जी? प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग अमेरिका से आई है, फिर इंडिया एंड यूके ने इसको अडॉप्ट कर लिया। इंडिया में पहली बार गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में यूज हुई थी, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में पहली बार यूज हुई थी। उसके बाद बहुत बारी यूज हुई, फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती। बट इसका प्राइमरी गोल क्या है? टू इंश्योर फेयरनेस एंड अवॉइड लीगल केओस, स्टेबिलिटी मेंटेन करना इसका मेजर गोल है, कि लॉ इवॉल्व भी करता रहे बट एवोल्यूशन के साथ जो मूवमेंट हो रही है उससे इनस्टेबिलिटी ना आए, स्टेबिलिटी रहे। सो इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग पहली बार गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 1967 में यूज करी थी। इससे टर्निंग पॉइंट आया बिकॉज डॉक्ट्रिन को फर्स्ट बार यूज करा गया। होल पर्पस टू अवॉइड रीओपनिंग सेटल्ड इश्यूज, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन या प्रोसीडिंग्स को अवॉइड करना। एंड प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग के बाद भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर बाउंड टू अप्लाई टू फ्यूचर केसेस ओनली। सबऑर्डिनेट कोर्ट भी इसको प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने instances where Supreme Court may specify date when declaration shall come into effect, thereby not disturbing the decisions taken before such a date। कि डेट जैसे 24 अप्रैल हमने मान ली 1973 की, तो सुप्रीम कोर्ट डेट दे सकता है प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग की इसके बाद से अप्लाई होगी, राइट। देन वी कम टू कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। ये पाकिस्तान के साथ जो वॉर होने वाली है, पाकिस्तान को जो मार पड़ने वाली है, जो पाकिस्तान भूखे नंगे हमसे पंगे ले रहे हैं, उसके लिए न्यूज में आया था। बिकॉज 5 बड़े रिटेलिएशन स्टेप्स लिए इंडिया में, हमने लास्ट वीक शायद देखे थे। तो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी में लेटेस्ट न्यूज तो यही है बिकॉज ऑफ रिटेलिएटरी मेजर्स अगेंस्ट पाकिस्तान। बट इसमें पता क्या होना चाहिए, हमें 2-3 बातें पता होनी चाहिए। एक तो कमिटी सिस्टम है क्या, है ना। कमिटी सिस्टम, पार्लियामेंट बहुत बड़ी बॉडी है और उसके बाद टाइम कम है, इसलिए स्पेशली हमने स्पेसिफिक टास्क के लिए जो डिटेल में एनालाइज करना है उसके लिए कमिटीज बनाई हैं। बहुत मेजर कमिटीज हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज। ये कॉन्ट्रास्ट प्लीज ध्यान रखना, 10 सेकंड ध्यान से सुन लो। पार्लियामेंट्री कमिटीज बनी है फॉर मेकिंग द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू होम। सुन पा रहे हो? एग्जीक्यूटिव किसको रिस्पॉन्सिबल होती है? Legislature. वेरी गुड। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री कमिटीज इसलिए बनी है और ये डिटेल में स्क्रूटनी करके इनको रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेट्स कमेटी। अब ये तो हो गई लगभग ऑपोजिशन की तरफ से, मंत्री इनका मेंबर नहीं होगा, कोर फंक्शन होगा मंत्रियों को अकाउंटेबल बनाना, रिस्पॉन्सिबल बनाना, उनकी स्क्रूटनी करना। देन मंत्रियों की खुद की कमिटीज भी तो होती हैं, वेयर फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस कैबिनेट कमिटीज। ये कैबिनेट कमिटीज क्या है? 3 से 8 मंत्री मिलके, पीएम डेजिग्नेट करता है, पीएम बनाता है इन्हें, 3 से 8 कैबिनेट मंत्री यूजली मिलके ये कमेटी बना लेते हैं कि मंत्री भी फास्टर डिसीजन कर सकें, एफिशिएंट गवर्नेंस कर सकें और मेजर मुद्दों पे, खासकर इमरजेंसी टाइप ऑफ सिचुएशंस पे जल्दी डिसीजन हो सके। सो देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट, क्लियर कॉन्ट्रास्ट। पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी फॉर स्क्रूटनाइजिंग और मेकिंग द मिनिस्टर्स अकाउंटेबल। कैबिनेट कमिटीज बनी है फॉर हेल्पिंग द फंक्शनिंग ऑफ मिनिस्टर्स। सो इसमें मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री कमेटी में मिनिस्टर नहीं मेंबर होगा, कैबिनेट कमिटीज में तो मिनिस्टर ही मेंबर होंगे, राइट। रिमेंबर दिस स्टार्क डिफरेंस। और देखने वाली बात, कैबिनेट कमिटीज आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर यूजुअली। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों को ये डिस्कस करते हैं प्राइमरली। और बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिशियल्स, ये आ जाता है सवाल,
अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिशियल्स इन नेशनल सिक्योरिटी बॉडीज, एनएसए को कौन अपॉइंट करेगा? यही। सो सिक्योरिटी बॉडीज के ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी करती है। सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू साहब ने एसईसी कमेटी बनाई थी 1947 में, राइट? इट वाज कंपैरेबल टू करंट सीसीएस स्ट्रक्चर. CCS is Cabinet Committee on Security, nothing else. Then formed against the background of newly independent nation facing national security challenges. Right. First emergency meeting नेहरू साहब की कमेटी की 1947-48 की वॉर में हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ. देन चेयर करा था प्राइम मिनिस्टर साहब ने और साथ में होम मिनिस्टर. आजकल पुराने सवाल पूछ रहे हैं तो ध्यान रखना. पहली जब मीटिंग हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर सरदार पटेल जी एंड डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह जी थे इसके मेंबर्स. देन जो करंट कमेटी है, जो आज जिसे हम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS बोलते हैं, ये 1999 की कारगिल वॉर के बाद प्राइमरली इवॉल्व हुई एंड जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द कारगिल वॉर एंड ए हाई पावर्ड कमेटी फॉर डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी बन गई. एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है कंसर्निंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी. कॉम्पोजिशन क्या है जी? प्राइम मिनिस्टर CCS के चेयरपर्सन है. Committee comprises typically of Home Minister, Defense Minister, Finance Minister and External Affairs Minister. Typically, mandatory नहीं है but usually Chairman Prime Minister ही रहेंगे. और जो NSA है, जी डोवल साहब आजकल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये इसके सेक्रेटरी लेवल कोऑर्डिनेटर होते हैं, राइट जी. While Defense Minister is permanent invitee, others may be included as per requirements. Cabinet Secretariat इनका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है. Then Cabinet Committee on Security concerns itself with matters related to, सुन पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So matters related to defense, foreign affairs, ठीक है. कैबिनेट कमिटीज क्या है जी? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब दे आर नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर नॉट इवन मेंशन्ड. कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, सवाल ये भी आ जाता है, राइट? दे आर पार्टली डिजाइन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ यूनियन कैबिनेट. स्मॉलर ग्रुप बना दिया, छोटे से ग्रुप में मिले, डिसीजन लिए, काम हो गया, राइट? एंड इनका टेन्योर यूजुअली दे आर रिकॉन्स्टिट्यूटेड और कॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन अ न्यू गवर्नमेंट टेक्स ओवर. इसका कोई सेट टेन्योर नहीं है, मर्जी से कॉन्स्टिट्यूट एंड रिकॉन्स्टिट्यूट करते रहते हैं, राइट? प्राइम मिनिस्टर सेटअप करते हैं कैबिनेट कमिटीज को विद सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ कैबिनेट एंड असाइन स्पेसिफिक फंक्शंस टू देम. प्राइम मिनिस्टर ही चेंज कर सकते हैं मेंबर्स को या किसी को और ला सकते हैं. ज्यादातर 3 से 8 मेंबर्स होते हैं. Usually only cabinet ministers हैं, usually. However, it is not unheard कि non cabinet भी हो, right? सिर्फ कैबिनेट होने चाहिए बट नॉन कैबिनेट मेंबर्स भी, मिनिस्टर्स भी इसके मेंबर हो सकते हैं, राइट? यूजुअली टोटली 8 कैबिनेट कमिटीज बनाई जाती हैं. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, सिक्योरिटी वाली, then parliamentary affairs, employment and skill development, accommodation and committee appointment committee of the cabinet. सारी कमिटीज के चेयरमैन PM होते हैं एक्सेप्ट कमिटी ऑन accommodation and कमिटी ऑन parliamentary affairs. कैबिनेट कमिटी ऑन parliamentary affairs के चेयरमैन कौन होते हैं भाई? कैबिनेट कमिटी ऑन parliamentary affairs के चेयरमैन कौन होते हैं? Home Minister? Is it Home Minister, Defense Minister, Minister of Parliamentary Affairs? Home Minister. और कोई इसको चैलेंज करना चाहता है? नहीं. So she is right. Primarily Home Minister होते हैं, but इस बारी 2025 चेक करना. आई थिंक राजनाथ सिंह हु इज द डिफेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन. प्लीज इसे चेक कर लेंगे, राइट जी. देन कमिंग टू स्क्रैमजेट इंजन टेस्ट. इंडिया ने टेस्ट करा स्क्रैमजेट इंजन. सो जेट इंजन यार 2-3 तरीके के होते हैं. जेट इंजन एक ट्रेडिशनल है, एक रैमजेट है, एक स्क्रैमजेट है. बहुत ही सिंपली से समझेंगे. जेट में क्या होता है? बेसिकली जेट में आग लगती है और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जब प्रोपल्शन बाहर को जाती है तो जेट आगे या ऊपर को चलता है. सिंपल. सो
कंबशन होगी, आग लगेगी, तो उसमें क्या चाहिए होगी? ऑक्सीजन। एक चाहिए होगा फ्यूल, प्लस चाहिए होगी ऑक्सीजन। ट्रेडिशनल जेट इंजन में आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन और हवा को कंप्रेस करके तेजी से भगाना, है ना। सो ट्रेडिशनल जेट इंजन में आपने नॉर्मल, एक तो नॉर्मल विमान होता था जिसमें पंखे लगे होते थे, तेज तेज पंखे घूमते थे, वो एयर को कंप्रेस करके उड़ता था। जेट इंजन के अंदर क्या होता है? रोलर कंप्रेसर लगा होता है। रोलर कंप्रेसर से क्या होता है? दैट इट कंप्रेसेस एयर एंड रोल करके स्पीड बढ़ा के कंबशन से उड़ता है। सो एयर प्रोपल्शन चाहिए होती है, इसे ऑक्सीजन चाहिए होती है खुद से, और इसमें कंप्रेसर्स लगे होते हैं, रोलर कंप्रेसर लगे होते हैं, और इसे खुद की एयर लेके उड़ना पड़ता है। रैमजेट और स्क्रैमजेट क्या करते हैं? इन्हें बोलते हैं हम ब्रीदिंग इंजन, वेरी सिंप्लीफाइड, ब्रीदिंग इंजन। ये एटमॉस्फेयर की एयर को यूज करके उसे ही कंप्रेस कर लेते हैं। दे डू नॉट नीड अ फ्यूल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो जब स्पीड पे जेट चल रहा है, उसी एटमॉस्फेयर की एयर से ही ऑक्सीजन कंप्रेस कर लेते हैं। नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड इन रैमजेट एंड स्क्रैमजेट। बट एक मुद्दा ये है कि जीरो से चलने के टाइम, ये तो तब चलेगा ना जब हवा तेज चल रही है, जेट में हवा तेज आ रही है। जीरो से स्पीड ऑफ साउंड या उसके अराउंड जाने तक आपको ट्रेडिशनल जेट इंजन चाहिए। जब ये चल पड़ेगा एक बारी अपने तरीके से और तेज हवा आने लगेगी, तब रैमजेट और स्क्रैमजेट काम करेंगे, राइट। ये सुपरसोनिक तक ले जा सकता है, ये हाइपरसोनिक तक ले जा सकता है, बट हमेशा ध्यान रखना जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज इसको चलती हुई तेज, बहुत तेज हवा चाहिए जो चलते हुए जेट में आएगी। सो रैमजेट इंजन के साथ भी जीरो से स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए, जेट इंजन चाहिए या मिसाइल लॉन्चर चाहिए, समथिंग यू रिक्वायर टू यूज रैमजेट एंड स्क्रैमजेट इंजन्स, राइट। तो डीआरडीओ ने अपने डीआरडीएल ने टेस्ट करा स्क्रैमजेट इंजन को। वी मस्ट नो व्हाट इज स्क्रैमजेट। सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इज स्क्रैमजेट। एयर ब्रीदिंग इंजन है जो एटमॉस्फेयर की एयर को यूज कर लेता है। हाइपरसोनिक स्पीड, हाइपरसोनिक इज 5 मैक एंड अबव। मैक इज स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड से 5 टाइम्स अबव चलता है स्क्रैमजेट, राइट। अनलाइक ट्रेडिशनल जेट इंजन्स, इट डज नॉट यूज रोटेटिंग कंप्रेसर्स। इसको जरूरत नहीं है, ये व्हीकल की हाई स्पीड से ही एयर को कंप्रेस कर लेता है, राइट। सुपरसोनिक कंबशन होती है इसमें, मेकिंग देम सुटेबल फॉर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, राइट। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में भी ये यूज होता है, आइडियल है। क्या मैकेनिज्म है जी? एयर इनटेक, व्हीकल मस्ट बी फ्लाइंग एट सुपरसोनिक स्पीड्स, और तेज चल रहा है व्हीकल, स्पीड ऑफ साउंड से ऊपर चल रहा है, फिर कंप्रेशन करेगा, ये कंबशन करेगा हाइड्रोजन फ्यूल की, उसी इनकमिंग एयर को कंप्रेस करके हाइड्रोजन फ्यूल को आग लगा लेगा, एंड देन सुपरसोनिक स्पीड पर पहुंच जाएगा। थर्ड जनरेशन तो ऑब्वियसली न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ कौन सा है जी? इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? Sir, action and reaction equal and opposite. हाँ, every action has an equal and opposite reaction. That is Newton's third law, right जी? चलो, then engines का कंपैरिजन देखना जी। जेट इंजन, रैमजेट, स्क्रैमजेट, ड्यूअल मोड रैमजेट। जेट इंजन क्या कर रहा है? सबसोनिक से ट्रांससोनिक तक जा पा रहा है, राइट। ट्रांससोनिक मींस स्पीड ऑफ साउंड के बियॉन्ड। जेट इंजन सबसोनिक से ट्रांससोनिक जा रहा है। देन रैमजेट सुपरसोनिक तक जा रहा है, थोड़ा सा कम किससे? हाइपरसोनिक से, जो 5 मैक से अबव है, 3 to 5 होना चाहिए यहाँ पे। देन डुअल मोड रैमजेट क्या है? मैक 4 and 8। दिस इज शिफ्ट्स बिटवीन रैमजेट एंड स्क्रैमजेट। सो जो ट्रेडिशनल जेट इंजन था उसमें रोटेटिंग कंप्रेसर चाहिए, और ये जीरो से चल पाएगा। रैमजेट को पहले फॉरवर्ड मोशन होनी चाहिए, चलते हुए जेट में चलेगा ये। देन स्क्रैमजेट भी सेम है, बस स्पीड तेज है। और एक डुअल मोड होता है जो रैमजेट एंड स्क्रैमजेट दोनों इकट्ठे लगाए होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। बेसिक साइंस में ही पढ़ते हैं, बट फिर भी क्लियर होना चाहिए। देन हाइपरसोनिक मिसाइल्स, दे ट्रैवल एट अ स्पीड ग्रेटर देन मैक 5। इनको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। देन आपको पता होगा 2 तरीके की मिसाइल्स आती हैं, वेरी वेरी सिंपली सेड, बैलिस्टिक एंड क्रूज। बैलिस्टिक मिसाइल आपने यहाँ से लॉन्च करी, ये ऊपर से जाएगी, लॉन्च करी हवाई की तरह, ऐसे अपने टारगेट पर गिर जाएगी। दिस इज द पैराबोला
डिजाइन ऑफ और द पैटर्न ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल्स एक एयरप्लेन की तरह उड़ सकती हैं। आपने यहाँ से उड़ाई, अपना उड़ रही है उड़ रही है उड़ रही है उड़ रही है, नॉर्मल उड़ रही है, सीधा भी चल सकती है, ग्राउंड के पास भी चल सकती है, फिर अपने टारगेट पे जा सकती है, वापस ऊपर भी जा सकती है। इट इज मोर मैन्यूवरेबल। क्रूज मिसाइल्स आर मोर मैन्यूवरेबल, they can fly low near the ground, hence are difficult to detect or intercept. So hypersonic glide vehicles भी होते हैं और hypersonic cruise vehicles भी होते हैं। hypersonic glide vehicle क्या है कि आपने रॉकेट से छोड़ा और ये जाके ग्लाइड होके अपने टारगेट पे चला गया। क्रूज मिसाइल क्या करेगी, स्क्रैमजेट इंजन से लदी होगी एंड हाइपरसोनिक स्पीड थ्रू आउट द फ्लाइट रखेगी और इसको बेटर मैनूवर करा जा सकेगा। राइट, ये लोअर अल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकती हैं, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड इंटरसेप्ट होती हैं। राइट जी, जीरो शैडो डे। अब लेट्स से लाइट सोर्स आपके पूरे बिल्कुल एग्जैक्ट सर के ऊपर है, आप यहाँ खड़े और बिल्कुल ऊपर इसके लाइट सोर्स है, तो आपकी वर्टिकल ऑब्जेक्ट की शैडो नहीं दिखेगी, बिकॉज शैडो सीधा ग्राउंड में जाएगी, वो दिखेगी नहीं। सो जीरो शैडो डे कहाँ पे होगा, सन मूवमेंट करता है अगर ये अर्थ है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कौन सी होगी, कैप्रिकॉर्न की कैंसर, नॉर्थ पे ऊपर वाला कैंसर, कैंसर और ये कैप्रिकॉर्न, 23.5 नॉर्थ और ये 23.5 साउथ। सन की जो मूवमेंट है वो इन्हीं के बीच में होती है। सो सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक्स। इसके बियॉन्ड इधर को या इसके बियॉन्ड उधर को सन इज नेवर डायरेक्टली ओवरहेड। सो जीरो शैडो कहाँ कहाँ मिलेगी, ओनली बिटवीन दीज रीजन्स। जब ये टिपिकल लैटिट्यूड्स हैं, जिस लैटिट्यूड के ऊपर होगा सन उस टाइम, तब जीरो शैडो डे मनाया जाएगा और वो एरिया ट्रॉपिक्स के बीच में होना चाहिए। इंडिया में वो एरिया जो ट्रॉपिक्स के बीच में है, सिटी पूछ ली जाती है, भोपाल के साउथवर्ड, भोपाल के साउथवर्ड जीरो शैडो डे देखा जा सकता है और एक लैटिट्यूड पे कुछ सेकंड के लिए ही होता है, बट दैट इज ऑब्जर्व्ड साउथवर्ड्स ऑफ द सिटी ऑफ भोपाल, ध्यान रखना। सो ये बेसिक कंसेप्ट बहुत बारी पूछे जाते हैं यार कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बाय द वे, ट्रॉपिक 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 वर्ड का मीनिंग क्या होता है ट्रेडिशनल इंग्लिश में? ट्रॉपिक इज वेयर इट टेक्स, हाँ जी, टर्न, टेक अ टर्न। तो सन अपेरेंटली टेक्स अ टर्न, ये अर्थ पे घूम रहे, अर्थ के इक्वेटर, ट्रॉपिक ट्रॉपिक, सन ऐसा लगता है कि यहां से आया, यहां गया, इस लाइन के आके वापस टर्न कर लिया, तो एक बार ही सन नॉर्थवर्ड जाता है, ऐसा लगता है, मैं वैसे धरती घूम रही है, बट अभी आप मानो कि एक बार ही सन नॉर्थवर्ड जाता है, एक बार ही सन साउथवर्ड जाता है। सो लेट्स से हम इस लैटिट्यूड पे रहते हैं, एक बार ही हमारा जीरो शैडो डे तब आएगा जब नॉर्थवर्ड जा रहा है सन, एक बार ही जीरो शैडो डे तब आएगा जब साउथवर्ड जा रहा है, राइट। सो जीरो शैडो डे कैन बी ऑब्जर्व ट्वाइस एट द सेम लैटिट्यूड, one when the sun is going northwards, second when it is going southwards. So interesting celestial phenomenon है, twice in a year होता है, sun directly overhead होगा, no shadow of any vertical object can be seen, because बिल्कुल overhead है तो vertical object की shadow नहीं मिलती। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही होता है, because sun is directly overhead only in these latitudes. Then the phenomenon transpires when sun's declination becomes equal to latitude. मतलब जहां पे सन है, जहां पे उसकी लोकेशन है, डेक्लिनेशन है, that is equal to that latitude. For example, आप let's say 10 डिग्री लैटिट्यूड पे खड़े हो, 10 डिग्री सेल्सियस क्यों बढ़ा दिया मैंने, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे खड़े हो, जब सन की डेक्लिनेशन भी यही होगी तब आप जीरो शैडो ऑब्जर्व कर पाओगे, राइट। द सन क्रॉसेस द लोकल मेरिडियन, वही लैटिट्यूड, it rays falls vertically, exactly vertically 90 degree and making it impossible to observe any shadow. ये सारा कुछ due to tilt of Earth's axis, its rotation and sun causing angles of sun rays to change throughout the year. Sun change होता रहता है because Earth rotate and revolve करी जा रही है, तो sun की light की rays के angles change होते रहते हैं. That is why this also happens. There are 2 zero shadow days every year. एक बार जब sun north को जाता है, एक बार जब वापस south को आता है.
राइट. ऑब्वियसली डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ, लैटिट्यूड के हिसाब से वेरी करेगा. अभी इस लैटिट्यूड पे है, फिर इस पे है, फिर इस पे है. इट विल डिपेंड अपॉन द सन. सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रफली बिलो द लैटिट्यूड ऑफ भोपाल एक्सपीरियंसेस जीरो शैडो डे. कौन सी स्टेट्स अंडमान निकोबार है, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी. यू कैन इमेजिन भोपाल के नीचे वाली सारी स्टेट्स, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, most of Gujarat and Chhattisgarh, southern parts of Madhya Pradesh, Jharkhand, West Bengal. This can be derived easily through the map of India. Right? आराम से derive हो सकता है. Then United Nations High Seas Treaty, एक बहुत बड़ी एग्रीमेंट जिसे बार बार आई गिव यू बेसिक्स, यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज. उसके अंदर ये यूनाइटेड नेशन हाई सीज ट्रीटी को एंटर किया जा रहा है. इसकी नेगोशिएशंस चल रही हैं. अभी इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होनी है. हाई सीज क्या होती है बाय द वे? सर इंटरनेशनल वाटर. हाँ जी. तो चलो एक बार ये भी समझा दो मुझे. ये इंडिया है, इसके पहले, इसके लाइन से पहले 12 नॉटिकल माइल में क्या होगा? टेरिटोरियल वाटर. टेरिटोरियल सी. इसके बाद की डिवीजन नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स या कोस्ट से 24, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स वुड बी कॉन्टिगुअस जोन. एग्जैक्टली, कॉन्टिगुअस जोन. फिर इसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक EEZ. यार पूरा बोल दो. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. थैंक यू. और एक्सक्लूसिव यहाँ पे तो पूरी अपनी टेरिटोरियल सी होगा कि इसके सारा लॉ हमारा लगेगा, इंडिया का सारा कुछ एक्सप्लोर हम कर पाएंगे. यहाँ पे भी लॉ लगा सकते हो इनडायरेक्टली और एक्सप्लोर कर सकते हो. यहाँ पे इकोनॉमिक चीजें, रिसोर्सेज आपके यहाँ आप यूज कर सकते हो. इसके बियॉन्ड जो पानी है, इसके बियॉन्ड जो पानी है, दैट इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल वाटर्स या फिर हाई सी. ये किसी का नहीं है, ये खुदा का है. तो जो खुदा का हो जाता है, जैसे पब्लिक पार्क को हम खुदा का मानते हैं, वहां पे गंद फेंकते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, नहीं करनी चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स. सो जो कॉमन चीज है उसको सारे एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, पार्क में बैठ के हरकतें करना चाहते हैं, पर उसको साफ कोई नहीं करता. सो हाई सीज को कैसे रेगुलेट करा जाए, हाई सी को कैसे सही बनाया जाए, या उसके रिसोर्सेज को कैसे एक्सप्लोर करा जाए, उसकी इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन करा जाए, इसके लिए यूएन क्लॉज के अंदर हम हाई सीज ट्रीटी लेकर के आए हैं. 2 years after the countries adopted high seas treaty, delegates gathered at first session of preparatory commission कि इसकी COP1 कर सकें. अभी नहीं हुई है. राइट जी. सो हाई सीज ट्रीटी क्या है? 75 आर्टिकल्स हैं. लॉ ऑप्शनल वाले याद करेंगे, बाकियों को याद करने की जरूरत नहीं. लॉ ऑप्शनल वाले इस पे आंसर भी लिखेंगे. They aim at protecting, caring for, क्या एम है जी इसका? caring for, ensuring the responsible use of marine environment, integrity of oceans को maintain करना है, and marine biological diversity को respect करना है. एक लाइन जो पेपर में आ सकती है, ध्यान देना. It aims to place 30% of the seas into protected areas by 2030. सी में भी protected areas बनाएंगे. 30% of sea 2030 तक प्रोटेक्टेड एरिया बनाएंगे. और यही सेम बात बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस 2022 में भी हुई है, ध्यान रखना. राइट. सो ये यूएन हाई सीज ट्रीटी क्या है? लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी वास्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को. मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज क्या है? ये मरीन एरिया में, ओशन में वैसे एरियाज हैं जैसे अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं लैंड पे. मरीन एरियाज में मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं. राइट. यहाँ पे रिसोर्सेज को मिसयूज नहीं करना या फिशिंग कम करनी है, ऑल दोस. राइट. अगेंस्ट लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड जेनेटिक रिसोर्सेज. इट ऑल्सो कवर्स एनवायरमेंटल असेसमेंट्स टू इवैल्यूएट पोटेंशियल डैमेज ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज. डीप सी माइनिंग करके डैमेज नहीं करना ज्यादा. राइट. इट विल एस्टैब्लिश कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. सारी पार्टीज मिलेंगी, पीरियोडिकली मिलेंगी, प्लेजेस करेंगी, सिग्नेटरीज बनेंगे. पार्टीज कैन नॉट क्लेम और एक्सरसाइज सॉवरेन राइट्स ओवर मरीन रिसोर्सेज डिराइव्ड फ्रॉम हाई सीज. इंटरनेशनल वाटर से या हाई सीज जिसे हम बोलते हैं, उससे कोई भी सॉवरन अपना इलाका नहीं मान सकता कि मेरी सॉवरेनिटी है. इसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स होना है. इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड, अच्छे अच्छे वर्ड सारे आने हैं. राइट. इकोसिस्टम सेंट्रिक अप्रोच, उसको भी बचा के चलना है. हाई सीज क्या है जी?
बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स या 370 किलोमीटर। आजकल बड़े गंदे आदमी हैं, 200 नॉटिकल माइल सारे याद करके बैठे हैं, वो 370 किलोमीटर दे देते हैं और हम फंसाते हैं। सो हम और भी चला के हम 200 नॉटिकल माइल्स को ओब्लिक 370 किलोमीटर मान लेंगे। पूछ ले भाई जो पूछता है, मैंने तो करा याद। सो बियॉन्ड दीज 370 किलोमीटर और 200 नॉटिकल माइल्स देयर आर हाई सीज विच आर अंडर द jurisdiction of no country। ये सब के लिए कॉमन है और ये 60% ऑफ वर्ल्ड ओशन बाय सरफेस एरिया। सबसे ज्यादा ओशन हाई सीज में मेजर्ड है या इंक्लूडेड है। एक्टिविटीज आर ऑफन अनरेगुलेटेड एंड ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स है तो वनरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन है। इसलिए हमने हाई सीज ट्रीटी इसीलिए बनाई है। एंड एक और नाम याद रखना, प्रेपरेटरी कमीशन में एग्रीमेंट एंड जस्ट अ सेकंड, ऐसी ट्रीटी का दूसरा नाम यहाँ पे होगा बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिसडिक्शन एग्रीमेंट। इस हाई सीज ट्रीटी को ये भी बोला जा रहा है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन एग्रीमेंट। इसे भी ध्यान रखना, कहीं हाई सीज की जगह ये नाम पूछ ले, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन एग्रीमेंट। राइट जी। देन आरएनए बेस्ड एंटीवायरल जीन साइलेंसिंग जो शुरू में समझाया था वही टॉपिक है। इसको प्लांट्स में यूज करा जा रहा है तो अब समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट प्लांट्स में इसे यूज करा जा रहा है। इसकी दो चीजें देख लो, दो टेक्निक्स हैं। पोस्ट इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग कि खुद से जब वायरस आता है प्लांट के अंदर, ध्यान रखना इसे, वायरस आता है प्लांट के अंदर तो उसके आरएनए से डीएसआरएनए या फिर साइलेंसिंग आरएनए बनाया जाता है। देन स्प्रे से भी इंड्यूस करा जा सकता है। सो दीज आर टर्म्स, कई बार टर्म्स पूछ लेते हैं। हिग्स एंड सिग्स, हिग्स एंड सिग्स क्या है? आरएनए साइलेंसिंग टेक्निक्स हैं। देन पद्मा अवार्ड्स की डिटेल्स यार प्लीज देख लेना, काम आ जाती है पेपर में, बड़ा ही टिपिकल सा सवाल आ जाता है। तो प्रेसिडेंट साहब ने कन्फर्म करे हैं, ठीक है, स्टेट सर्विस दोगे तो नाम देख लेना उस स्टेट से किसको मिले। बाकी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है ये। 1954 में स्टार्ट किए गए थे पद्मा अवार्ड। अब पद्मा विभूषण है, बट पहले था पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग। पद्मा अवार्ड्स को पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरे वर्ग में दिया जाता था। 1955 में इसे रीनेम करा गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। राइट। इसके फैक्ट्स एक दो हम लास्ट में रिवाइज करेंगे, उसे प्लीज ध्यान रख लेना, चाहे नोट कर देना। राइट। तो 1955 में रीनेम करा गया। पद्म विभूषण किस लिए दिया जाता है? एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस, एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस। भूषण फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, इसमें एक्सेप्शनल वर्ड था, इसमें डिस्टिंग्विश्ड कल्ला है। पद्मश्री रिकॉग्नाइजेस डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड, डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड। राइट। ध्यान रखने वाली, सबको मिलेगा, रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, जेंडर को रिगार्डलेस, उसको ना कंसिडर करते हुए ऑब्वियसली। गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट एलिजिबल, गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट एलिजिबल, ध्यान देने वाली बात, नॉट एलिजिबल। कौन से एलिजिबल हैं? डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। गवर्नमेंट सर्वेंट्स एक्सेप्ट डॉक्टर एंड साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल। राइट। देन अवार्ड्स आर नॉर्मली नॉट कन्फर्ड पोस्टमसली, मरने के बाद नहीं करते, बट इन हाईली डिजर्विंग केसेस एक्सेप्शंस कैन बी मेड, एक्सेप्शन हो सकती है, मनाही नहीं है। और एक आदमी को जब, लेट्स से एक आदमी को हमने पद्मश्री दे दिया, ए आदमी को, अब इसी को पद्म विभूषण देना है तो गैप होना चाहिए मिनिमम 5 साल का, 5 ईयर गैप होना चाहिए इसमें। A minimum 5 year gap is required for conferring higher category of award. Nominations are open to public, right? And self nomination is also allowed. You can nominate yourself. जब nomination हो गई, सो ये पद्मा अवार्ड कमिटीज इसे इवेल्युएट करेगी। पद्मा अवार्ड कमेटी कौन बनाता है? ये प्राइम मिनिस्टर साहब बनाते हैं। एक और चीज ध्यान रखने वाली, कैबिनेट सेक्रेटरी इसको हेड करते हैं। पद्मा अवार्ड कमिटीज बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर, हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। एंड ये जो अपनी रिकमेंडेशन है सबमिट करती है प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट फॉर फाइनल अप्रूवल। देन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जब इसे फाइनली अप्रूव कर देते हैं, देन प्रेसिडेंट इन अवार्ड्स को प्रेजेंट करता है इन मार्च और अप्रैल यूजुअली। राइट। क्या मिलता है इन्हें? सनद या सर्टिफिकेट एंड अ मेडलियन। राइट जी। अदर की फीचर्स हैं, पोस्टमस अवार्ड्स भी हो सकते हैं, बट टोटल अवार्ड्स यूजुअली 120 हैं, 120 पर ईयर।
पोस्टमस अवार्ड्स और अवार्ड्स टू एनआरआई, फॉरेन नेशनल, ओसीआईज को एक्सक्लूड करके। नॉर्मल सिटीजन्स को 120 टोटल अवार्ड दिए जा सकते हैं, कैपिंग है। पोस्टमस अवार्ड्स एंड अदर फॉरेनर्स को अवार्ड्स इससे एक्सक्लूडेड है कैप से। एंड ये जो अवार्ड है टाइटल नहीं हो सकता, इज नॉट अ टाइटल, कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रीफिक्स और सफिक्स। कौन सा आर्टिकल था जो टाइटल्स के खिलाफ बोलता है? मैंने खुद ही लिख दिया, आपसे पूछना था। आर्टिकल 18 प्रोविजन ऑफ टाइटल्स। ठीक लिखा है कि गलत लिखा है? ठीक लिखा है सर, मैं गलत भी हो सकता हूँ जान के। पर इस बार आप ठीक हो। इस बार ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। एनी हाउ, सो डिसिप्लिन कवर्ड जी, सोशल वर्क, आर्ट, स्पोर्ट, सिविल सर्विस, ठीक है। बट इसका ध्यान रखने वाली बातें, पद्म अवार्ड्स कौन से साल में शुरू हुए जी? 54 54 और 55? 55 में रीनेम हुए, राइट राइट। सो शुरू हुए थे 1954 में, जब इन्हें पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग कहते थे। 55 में रीनेम हो गए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पद्म विभूषण, भूषण एंड श्री। देन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ये नहीं मिलते एक्सेप्ट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स। देन हायर कैटेगरी ऑफ अवार्ड के लिए 5 इयर्स का गैप होना चाहिए, राइट। देन एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए विभूषण, डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए भूषण एंड डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड के लिए पद्मश्री मिलता है। और कोई टॉपिक जो मैंने मिस कर दिया हो, ऑब्वियसली दिस 120 का कैप है, एक्सक्लूडिंग पोस्टमस अवार्ड्स एंड अवार्ड्स टू एनआरआईज, फॉरेन नेशनल्स और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। फॉरेन नेशनल्स को भी दिया जा रहा है, ध्यान रखना। देन पद्मा अवार्ड्स कमिटी इनको सिलेक्ट करती है एंड दिस कमिटी इज मेड बाय पीएम। इसके हेड कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी। और फिर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट को सबमिट कर दी जाती हैं इनकी रिकमेंडेशंस। फिर कौन से महीने में? मार्च या अप्रैल में बांट दिया जाता है अवार्ड। प्लीज ध्यान रखना, काम आएगा ये पेपर में। देन स्पेशल 301 रिपोर्ट, एक ही चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा, यूएस पब्लिश कर रहा है, आईपीआर से रिलेटेड है। क्या रहा है? वो कंट्रीज जो आईपीआर को रिस्पेक्ट नहीं करती या फिर यूएस कंपनीज के आईपीआर को एक्सप्लॉइट करती हैं और प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। तो इस रिपोर्ट में हमेशा इंडिया को बुरा माना जाता है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इसको पब्लिश कर रहा है, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस स्पेशल 301 रिपोर्ट को, और इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। सो एनुअल रिपोर्ट बाय यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यूएसटीआर है, यूएनटीआर नहीं है, यूएसटीआर है। ये 1974 से रेगुलरली आ रही है, एवरी ईयर सिंस 1989 पब्लिश हो रही है। किस लिए होती है? कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड बाय यूएस एज नॉट प्रोवाइडिंग एडुकेट एंड इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हम खासकर फार्मेसी में हमें कहा जाता है कि हम दूसरों के राइट्स खा जाते हैं, राइट। प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, यहाँ पर फेयर एंड इक्विटेबल मार्केट एक्सेस नहीं मिल रहा। इट डेजिग्नेट्स कंट्री एज प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री, सबसे पहली कैटेगरी, प्रायोरिटी वॉच कंट्री एंड प्रायोरिटी लिस्ट कंट्री। इंडिया को किसमें रखा गया है? प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, प्रायोरिटी वॉच कंट्री में, सेकंड कैटेगरी में। सो डेजिग्नेशन एज प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री, इसमें इन्वेस्टिगेशन करो एंड पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ सैंक्शन लगाओ। सबसे खतरनाक ये डिवीजन है, राइट। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में क्या है कि भैया डेफिशिएंसीज हैं, ग्रेटर अटेंशन दो। सो इसमें सैंक्शन लग जाएगी, लगा सकते हैं, इसमें अटेंशन ज्यादा मिलेगी कि भैया आप चोर तो नहीं हो, राइट। तीसरे में क्या है? इसमें अटेंशन ज्यादा नहीं मिलेगी बट ध्यान थोड़ा बहुत रखा जाएगा। अदर कंट्रीज आईपीआर डेफिशिएंसीज हैं बट नॉट डेजिग्नेटेड फॉर यूएस अटेंशन आर प्लेस्ड ऑन वॉच लिस्ट ओनली, राइट जी। देन रिपोर्ट इंक्लूड्स बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। और हम क्या कहेंगे लास्ट में, छोटी सी बात, कि भैया ये फालतू में विदाउट एम्पेरिकल एविडेंस, विदाउट एनालिसिस रिपोर्ट बनाई जा रहे हैं और यूएस कंपनीज को फेवर कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के अगेंस्ट है, हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, राइट। स्पेशल होना चाहिए, स्पेशल सेक्शन नहीं। सो स्पेशल 301 रिपोर्ट, क्या याद रखना है? यूएसटीआर एंड आईपीआर, दैट इज इट। इससे ज्यादा आपको काम याद रखने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी फॉर सो लॉन्ग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज मुझे बताना। कीप
फॉलोइंग दिस सेशन यार, अगर आप मिस भी कर देते हो उसकी रिकॉर्डिंग देख लिया करो पूरी। काम के टॉपिक्स करते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स चुन चुन के लाता हूं मैं, 200-300 नहीं। दीज आर ऑलवेज गुड वंस एंड दीज वुड बी वेरी वेरी एसेंशियल फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।